हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी और आगामी महीनों में कई सारी परीक्षाएं लंबित हैं, संभावित हैं कि वो जल्दी ही होंगी। और जिस भी परीक्षा में आप बैठना चाहते हैं उस परीक्षा से संबंधित यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिल रहा होगा। नई दृष्टि के साथ साथ पढ़ने के नए तरीक़ों के साथ साथ कैसे अभ्यास करें और ढेर सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल रही होंगी। इसी उम्मीद से मैं आप सभी से लगातार जुड़ता रहता हूँ और चिंतन मनन करता रहता हूँ कि जो भी विद्यार्थी मुझसे जुड़े हुए हैं वो सफल होकर यहाँ से जाएं, उनको निराशा हाथ न लगे। तो जो भी अनुभव रहता है उसको बताता हूँ। अभी बैठे बैठे मेरे मन में आया कि बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट्स करते हैं कि हम किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हम कोई गाइड पढ़ें या फिर मूल टेक्स्ट को पढ़ें। तो इसको लेकर मैंने भी चिंतन मनन किया, क्योंकि जब हम परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो सिलेबस देखते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में यही सवाल आता है कि इस सिलेबस से संबंधित कोई गाइड हो तो हम उसे पढ़कर इस परीक्षा को पास कर लें, क्योंकि हमारा उद्देश्य होता है पास करना। और सही बात है कि कंपटीशन का पहला ही लक्ष्य होता है कि आप उसमें सफलता हासिल करें। ज्ञान की प्राप्ति तो देर सवेर होती रहेगी और सिलेक्शन के बाद भी ज्ञान का उतना बहुत मूल्यांकन भी नहीं किया जाता है, कभी कभार कर लिया जाता है, लेकिन सिलेक्शन के पहले परीक्षार्थियों को काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। तो जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर जुड़े हुए हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि वो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, मैं आप सभी को पढ़ाने के उद्देश्य से नेट का सिलेबस भी पूरा रखा हूँ और इसको कम से कम 10 से 15 बार मैं इसका रिवीजन कर लिया होगा कि किस टॉपिक को कैसे पढ़ाना है, कहाँ से ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं, कैसे कम समय में इस सिलेबस को कवर किया जाए। और जो टेक्निकल यूनिट्स होते हैं जिनको कि टीचर्स की ज़रूरत पड़ती है कि बिना टीचर्स के आप उसको नहीं समझ सकते हैं, तो उस टॉपिक पर मैं ज़्यादा जोर देता हूँ। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि इस समय यूनिट 5 को मैं काफ़ी ध्यान से आप सभी को पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ से इस बार बहुत सवाल आए और वो टॉपिक थोड़ा सा टेक्निकल है। बाकी सारी चीज़ों को तो आप याद कर सकते हैं। तो ये सिलेबस आप देखेंगे तो आपके मन में आएगा कि इसके मूल किताबों को जब हम पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए कोई न कोई हमें गाइड खरीद लेना चाहिए। अभी मैं मूल बात पर आऊँगा, अभी कुछ सिलेबसों पर मैं बातचीत कर लेता हूँ, फिर मेरा टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो यूजीसी नेट का दिखाया। अब जो दूसरा सिलेबस आप देख रहे हैं मेरे हाथ में है, ये एमपी शिक्षक चयन, उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन से संबंधित है। तो इसका भी सिलेबस मैंने देखा और जो भी विद्यार्थी इस परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे उनके मन में भी आया होगा कि क्या कोई इसकी गाइड मिल जाती तो हम इसको अच्छे से पढ़ लेते। सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा दिया हुआ है, ठीक है। और आप देखेंगे कि इसमें कई ऐसे सिलेबस हैं जो कि परिवर्तित किए गए हैं, तो उस पर गाइड मिलना तुरंत बहुत मुश्किल है। फिर भी आप मार्केट में जाएंगे तो आपको गाइड मिल जाएंगी। क्यों मिल जाएंगी उस पर मैं बात करूंगा कि गाइड बेचने वालों का जो व्यापार चलता है किस टाइप से चलता है। तो 2 सिलेबस मैंने दिखा दिया आपको। तीसरा सिलेबस मैंने रखा है झारखंड पीजीटी का, जिस पर कि बीच बीच में लेक्चर्स आते रहते हैं। और इस सिलेबस को भी आप जब देखेंगे तो आपके मन में आएगा कि क्या कोई इसकी गाइड अगर मिल जाए तो हम इसको तैयार कर लें। तो जाहिर सी बात है कि मेन उद्देश्य हमारा यही है कि किसी न किसी तरीके से इस परीक्षा में सफल होना। चौथा जो सिलेबस मेरे हाथ में है वो है यूपी हायर एजुकेशन का, और इसका जब आप सिलेबस देखेंगे इसमें भी बहुत सारे टेक्स्ट लगे हुए हैं जैसा कि यूजीसी नेट का है। और जितना भी अभी तक मैंने सिलेबस पर बातचीत किया दिखाया आपको, सब में हिंदी साहित्य का इतिहास और टेक्स्ट दोनों पढ़ना है, ठीक है। तो इसको भी जब आप देखते हैं कि यूपी हायर एजुकेशन का अगर कोई गाइड मिल जाती तो मैं इसको ठीक से पढ़कर इस परीक्षा को पास कर लेता। तो ये मन में आप सभी के आता ही होगा, ठीक है।
अब मेरे हाथ में जो सिलेबस है वो यूपी टीजीटी पीजीटी का है। बहुत सारे विद्यार्थियों को लग रहा होगा कि यूपी टीजीटी पीजीटी पर मेरा ध्यान नहीं है। इसलिए ध्यान नहीं है क्योंकि अभी इसका कुछ मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा कि कोई लक्ष्य, जैसे कि परीक्षा डेट आती तो फिर उस हिसाब से स्पीड को बढ़ाया जाता। जिन भी परीक्षाओं की डेट निश्चित हो गई हैं और संभावना है कि जल्दी ही होंगी, तो उन परीक्षाओं को लेकर तैयारी कराने में आनंद भी आता है, क्योंकि आप सभी जैसे कई बार हतोत्साहित हो जाते हैं, वैसे ही पढ़ाने वाला भी हतोत्साहित हो जाता है अगर ठीक से उसको लक्ष्य नहीं मिलता है। तो हम भी डेट को देखकर पढ़ाते हैं, तो कुछ करना चाहते हैं, आप सभी को बताना चाहते हैं। वैसे तो मैं बार बार आप लोगों को कहता हूं कि जो भी इस चैनल पर चीज़ें अपलोड की जा रही हैं उसको थंबनेल या फिर किसी खास परीक्षा के दृष्टिकोण से मत देखिए। इस हिसाब से देखिए कि जो भी सर ने अपलोड किया होगा वो हमारे लिए ही किया होगा। आप अगर अपने 24 घंटे में से आधा घंटा निकाल कर इस चैनल को दे भी दे रहे हैं तो बहुत कुछ खास आपको नुकसान नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं कि यूपी टीजीटी और पीजीटी का भी मैंने यहाँ पर रखा हुआ। इन सिलेबसों में ज़्यादा अंतर आपको नहीं दिखेगा। किसी में जीएस का कुछ पोर्शन डाल दिया गया है, किसी में संस्कृत का पोर्शन डाल दिया गया है, ठीक है, किसी में टेक्स्ट ज़्यादा लगा दिया गया है, किसी में टेक्स्ट नहीं लगाया गया है। तो इसको भी लेकर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कोई गाइड मिल जाती तो मैं इसकी तैयारी कर लेता। ठीक है, अभी मैं मेन अपने टॉपिक पर आऊँगा। पहले आपको मैं दिखा देता हूँ कि कौन कौन सा मैंने सिलेबस रखा हुआ है। CUET पीजी एंट्रेंस का सिलेबस मेरे पास है। इसका भी मैंने पूरा आप सभी को पढ़ाया ही है और प्रैक्टिस सेट लेकर भी आ रहा हूँ। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि काश कोई गाइड होती तो मैं इसको अच्छे से पढ़ लेता। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का भी सिलेबस मैंने रखा हुआ है। इन सिलेबसों को 3 बार 4 बार मैंने देख लिया है। UGC नेट की तैयारी हम ज़्यादा दिन से कर रहे हैं तो उस पर ज़्यादा हमने ध्यान दिया है। लेकिन आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का भी पेपर थोड़ा सा बदला हुआ है। इसमें इसका जो सिलेबस है इसमें कुछ नई चीज़ें जोड़ी गई हैं। तो आपके दिमाग में तुरंत आ रहा होगा कि गाइड कोई मिल जाती तो इसको हम अच्छे से तैयार कर लेते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि जितने भी विद्यार्थी यहाँ जुड़े हुए हैं वो कहीं न कहीं एक से अधिक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपी टीजीटी पीजीटी की कर रहे हैं, चाहे यूपी हायर एजुकेशन का कर रहे हैं, चाहे यूपी जीआईसी का कर रहे हैं, या फिर अन्य राज्यों की जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं हिंदी विषय से संबंधित। तो आप कितने पेपर्स की गाइड को खरीदेंगे, कितनी आप अपने गाइड को रखेंगे, सबसे बड़ी समस्या ये आपके सामने हो गई है। गाइड आप मार्केट में जाएंगे तो आपको ज़रूर मिलेगी, ऐसा नहीं है कि आप खाली हाथ वहाँ से लौट कर आएंगे। गाइड आप देखेंगे कि केवल कवर बदला हुआ है और सारी चीज़ें उसमें एक दूसरे से मिलती जुलती रह रही हैं। तो क्योंकि ये बिजनेस है और जाहिर सी बात है कि गाइड खरीदने के बाद आपको एक आत्मसंतुष्टि मिलती है कि मैं अब इस परीक्षा की तैयारी कर पाऊँगा। गाइड मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मत खरीदिए। 2 चीज़ों को मैं कभी आप लोगों को नहीं मना कर सकता हूँ, एक गाइड न खरीदने के लिए और एक कोचिंग। मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप कोचिंग मत ज्वाइन कीजिए, लेकिन अगर आप कोचिंग ज्वाइन भी करते हैं तो वहाँ के पढ़ने के बाद यहाँ से भी थोड़ा सा उसको आप टैली करके देखिए और तभी आप मूल्यांकन कर पाएंगे ठीक से कि दोनों जगहों में अंतर क्या है। यहाँ पर बस आपको आधा घंटा से लेकर 45 मिनट 1 घंटा ही समय देना है, बाकी तो आप अपने समय को बचाकर अन्य जगहों पर लगा सकते हैं। गाइड मैं इसलिए कहूँगा रखने के लिए, उसका एक फ़ायदा ये होगा कि आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके पूरे सिलेबस से आप परिचित हो जाएंगे। ठीक है, और कम समय में आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। हर टॉपिक को आप देख लेंगे कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है। तो ये फ़ायदा है, आपके समय की बचत होगी। जैसे आप लोग भी YouTube पर बहुत सारे विद्यार्थियों जो सक्सेस विद्यार्थी हैं उनके इंटरव्यू को देखते होंगे, मैं भी कभी कभी देखता हूं। तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि कुछ गाइड का नाम लेते हैं, कुछ वन लाइनर किताबों का नाम लेते हैं और बोलते हैं कि नॉर्मली
इसको पढ़कर मैं इस परीक्षा को पास कर गया, क्वालिफाई कर गया। और कुछ तो विद्यार्थी ऐसे मिलते हैं जो ये भी बोलते हैं कि 15-20 दिनों में ही पढ़कर मैंने इस परीक्षा को पास कर लिया। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो आपने यूजी में पढ़ाई किया, पीजी में पढ़ाई किया और जो भी संघर्ष के दौरान में या फिर आप अपने सीनियरों से जो भी सीखा, ठीक है, हो सकता है कि किसी के घर में हिंदी पढ़ने वालों की संख्या और भी हो, तो उनके में और एक सामान्य विद्यार्थी में थोड़ा सा तो अंतर होगा। जिन किताबों को आप ग्रेजुएशन में आकर ख़रीदते हैं, पीजी में आकर ख़रीदते हैं, कुछ विद्यार्थी इसको 9वीं 10वीं में ही पा जाते हैं और पढ़ते हैं, तो दोनों में फ़र्क होता है। लेकिन परीक्षा में आप सफल होते हैं, तात्कालिक कारण रहता है, तो आप उसी के अनुसार अपनी बातों को रखते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा दिन तक पढ़ाई नहीं किया, फला गाइड पढ़ लिया, फला प्रैक्टिस सेट कर लिया, फला वन लाइनर किताब को पढ़ लिया, मेरा हो गया। लेकिन आप उन दिनों को भूल जाते हैं जब आप अच्छे विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे, हिंदी साहित्य के इतिहास के जो चुनिंदा किताबें रही हैं, जो बेसिक किताबें रही हैं, उनको आप पढ़ रहे थे, तो उस समय आप भूल जाते हैं। जो तात्कालिक आपके दिमाग में आता है उन्हीं सारी चीज़ों को बता देते हैं, ठीक है। तो गाइड के साथ साथ कुछ किताबें ऐसी आती हैं जो न गाइड होती हैं और न किताब होती हैं, बीच में होती हैं, वन लाइनर होती हैं। वो किसी न किसी के द्वारा बनाए गए नोट्स होते हैं। जैसे आप नोट्स बनाने से पीछे हटते हैं, आपको लगता है कि आपका समय जाएगा। एक दिन एक विद्यार्थी ने कमेंट्स किया कि सर मैं अगर नोट्स बनाऊंगा तो नोट्स बनाते बनाते ही एग्ज़ाम का टाइम आ जाएगा, तो फिर मैं पढ़ूंगा क्या। तो नोट्स बनाने के भी कई तरीके होते हैं। एक होता है कि आप कोई गाइड या फिर कोई वन लाइनर किताब या फिर जो मूल टेक्स्ट है उसको आप पढ़ने लगे और फिर लाइन बाय लाइन उतारने लगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आप परीक्षा में उतरते हैं, चाहे किसी भी परीक्षा में, यूजीसी नेट से लेकर मैं प्रवक्ता असिस्टेंट प्रोफेसर्स की बात कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं है कि आप एकदम से कुछ नहीं जानते हैं। जो चीज़ आप जान रहे हैं उसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ नई है उसको नोट करने की ज़रूरत है, उसके हिसाब से नोट्स बनाना है। तो इसलिए आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि नोट्स बनाना भी एक कला होती है। ये नहीं कि जैसे किताबों, जितने भी किताबें आप ऑनलाइनर देख रहे हैं वो भी किसी न किसी का नोट्स है, ठीक है। वो अपने समय में उस नोट्स को बनाया हुआ था, बाद में लिखित रूप में आप लोगों के सामने रखा गया, और उससे बस आपको यही फ़ायदा मिलेगा कि आपके समय की बचत होगी, कम समय में आप उसको रिवाइज कर लेंगे। हो सकता है कि बहुत सारे विद्यार्थी उन किताबों को पढ़कर सक्सेस भी हो जाएं। लेकिन इसका आप देखेंगे कई बार नुकसान भी होता है। आपके कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी नहीं होगी, आप बार बार परेशान होंगे कि हमें और किताबें पढ़नी चाहिए। और परीक्षा से बड़ा गुरु कोई नहीं होता है। इसीलिए लाला श्रीनिवास दास ने एक किताब ही, एक उपन्यास ही लिख कर चले गए कि परीक्षा गुरु। परीक्षा क्या होती है? गुरु होती है। आप मान लीजिए किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लगातार गाइड पढ़ रहे हैं, ठीक है, 2 बार पढ़े, 3 बार पढ़े, कई विद्यार्थी तो 10-10 बार गाइड को पढ़कर एकदम उसको रट लेते हैं, पेज नंबर भी बता देते हैं कि किस पेज पर क्या लिखा गया है। अगर उसमें से प्रश्न आ गया तब तो ठीक है। गाइड पढ़ने वालों की जहाँ तक मेरा अनुमान है कि लगभग सामान्य अंक होते हैं, 2-4 क्वेश्चन का इधर उधर फ़र्क होता है, वो भी समझ के अनुसार। लेकिन कुछ विद्यार्थी उसमें चतुर भी होते हैं जो कि गाइड के साथ साथ कहीं न कहीं मूल टेक्स्ट को भी पढ़े रहते हैं, तो उसमें इधर उधर करके अपना 8-10 क्वेश्चन लीड कर लेते हैं। लेकिन अगर गाइड पर ही आप निर्भर रहेंगे तो आपका आत्मविश्वास उतना नहीं रहेगा, थोड़ा सा भी पैटर्न चेंज होगा तो आपको दिक्कत महसूस होने लगेगी। अब मान लीजिए आप कोई गाइड खरीदना भी चाहते हैं तो मार्केट में इतनी गाइड हैं। मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ, एक टीचर है, उनका मैं देखता हूँ कि हर परीक्षा जितना भी फॉर्म निकलता है सबका उनके पास गाइड है, सब फॉर्म का गाइड है। अब क्या वो करते हैं, केवल ऊपर का कवर चेंज कर देते हैं, बाकी सारी चीज़ें वही रहती हैं, ठीक है। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि उनका नाम ही बता दीजिए। ये सब काम मैं नहीं करूँगा, आप सोशल मीडिया पर उनको देखते भी होंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि गाइड हम सही मायने में कौन सी खरीदें,
क्योंकि गाइड का मतलब होता है कि दिशा निर्देश देना। आप मान लीजिए कोई ऐसी गाइड खरीद लिए जिसमें कि भ्रामक तथ्य पड़े हुए हैं, त्रुटियां बहुत सारी हैं, तो फिर उनको पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो कुछ किताबों के बारे में मैंने अपने चैनल पर बताया हुआ है, उनको जाकर आप देख सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि इन्हीं किताबों पर पूरा निर्भर रहने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। आप मूल टेक्स्ट भी पढ़ने का प्रयास कीजिए, गाइड ज़रूर रखिए। गाइड के लिए मैं मना नहीं करूँगा, क्योंकि उससे ये होगा कि आप सिलेबस के अनुसार टॉपिक वाइज कम समय में चीज़ों को देख लेंगे। लेकिन आपको एक्स्ट्रा सिलेबस के अनुसार मूल किताबों को भी पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया, भारतीय काव्य शास्त्र हो गया, ठीक है, हिंदी व्याकरण से रिलेटेड हो गए, और भी जो भी किताबें लगी हैं खासतौर से उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक, आलोचना, उन सबको आपको एक बार प्रयास करना चाहिए कि लाइन बाय लाइन ज़रूर पढ़ें। अगर आप लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ पाते हैं तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं आप सभी को लाइन बाय लाइन पढ़ाने की कोशिश करूं। इसी बीच आपने देखा होगा कि यूनिट 5 से मैंने शुरुआत कर दी है और बहुत सारे विद्यार्थी उसको देख भी रहे हैं। अब उन विद्यार्थियों को ज़्यादा दिक्कत हो रही होगी जिनको लग रहा होगा कि मैं अपना समय इसमें गंवा रहा हूं। तो आप अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए, उस हिसाब से उसकी तैयारी अपना कीजिए। आधा घंटा 45 मिनट यहाँ ज़रूर दीजिए। मैं लिख कर दे रहा हूँ, हालांकि आप लोगों को मेरा लिखा हुआ मिलेगा नहीं, कि यहाँ आएंगे तो आपको निश्चित तौर पर बहुत लाभ मिलेगा और आप कुछ न कुछ ले कर यहाँ से जाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा नहीं इसमें कुछ कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप लोग इतना दिन से जुड़े हुए हैं तो मेरी भावनाओं को अच्छे से आप लोग समझ रहे होंगे। क्योंकि मेरा जो साया है या फिर मेरी जो आवाज़ है यही काफ़ी है आप लोगों के। मैं जो आप लोगों के साथ चल रहा हूँ वही एक तरीके से काफ़ी मानकर चलिए आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए, क्योंकि आपका मनोबल बढ़ा रहेगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे मन में आया कि यहाँ पर इतने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो वो कितनी गाइड किताबें खरीदेंगे, ठीक है। तो आप एक अच्छी सी कोई किताब खरीद लीजिए, खासतौर से जो यूजीसी नेट पर बेस्ड हो और उसमें भ्रामक तथ्य न हो, ठीक है, और शुद्धियाँ हों और ठीक से तथ्य दिए गए हों, उसको खरीद लीजिए। उसी को बेस बनाइए। ये नहीं कि जितने फॉर्म भर रहे हैं उस फॉर्म को भरते हुए फिर आप गाइड खरीदने लगें। और इसके अतिरिक्त कोशिश कीजिए कि जो मूल टेक्स्ट हैं, ख़ासतौर से जिनके बारे में मैंने बताया, हिंदी साहित्य का इतिहास इत्यादि, और जो भी उसमें मूल किताबें लगी हुई हैं, उनको समय निकाल कर एक बार ज़रूर पढ़िए। वरना सफलता तो लोगों को अलग अलग ढंग से मिलती है। मैं तो यही देखता हूँ कि मान लीजिए आप बिना पढ़े भी गए तो 100 सवाल में कम से कम आप 60-65 सवाल वैसे ही कर देंगे। लेकिन अंतर कहाँ होता है? 10 से 15 क्वेश्चंस में अंतर हो जाता है, वही आपको सफलता और असफलता के बीच में रख देता है। तो उम्मीद है कि मेरी बातों को आप समझ गए होंगे कि जो मैं कहना चाह रहा था कि गाइड बेशक आप खरीदिए, अच्छी गाइड खरीदिए, जाकर मार्केट में जहाँ भी आप उसको देखिए कि किसकी भाषा शैली आपको ठीक लग रही है, किसकी, क्योंकि आप किसी गाइड का मूल्यांकन तभी कर पाएंगे जब आप थोड़ा बहुत उस विषय के बारे में जानेंगे, या तो फिर किसी के कहने से आप खरीद लेंगे। जैसे बहुत सारे सीनियर आपको एडवाइस भी देंगे कि ये वाली किताब खरीद लीजिए, ये वाली किताब खरीद लीजिए, ठीक है। कई बार ना जो वन लाइनर किताबें होती हैं, जो गाइड होती हैं, इनको पढ़ना भी बहुत चुनौती होती है। कई बार पढ़ते 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 आप एकदम से ऊब जाते हैं, तथ्य आपके दिमाग में बैठते बैठते एकदम आपको लगता है कि मैं अपने जीवन में क्या कर रहा हूँ, और रटने के अलावा क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। इसलिए कुछ चीज़ें आपको स्टोरी नुमा भी देखनी चाहिए। जैसा कि मैं लगातार सीरीज में आप लोगों को यूनिट 5 के अंतर्गत बता रहा हूँ, तो धीरे धीरे आपका जो दिमाग है वो भी विकसित होगा, बड़ा होगा, और आपको समझने में भी आसानी होगी। जब दोबारा आप वन लाइनर किताब को पढ़ेंगे, गाइड को पढ़ेंगे, तो चीज़ें बहुत तेज़ी से आपके दिमाग में बैठेंगे और समझ में भी आएगा। और जैसे एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे आपको लगेगा कि मुझे तो पूरा सवाल आ रहा है, ठीक है। लेकिन परीक्षा तो परीक्षा होती है, 8-10 क्वेश्चन कठिन आते ही आते हैं, वो उसका नेचर है, ठीक है।
तो गाइड ज़रूर खरीदिए, अच्छी गाइड खरीदिए। इसके साथ साथ बेसिक किताबों को और मूल किताबों को इग्नोर मत कीजिए, उनको भी पढ़िए, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, उसी हिसाब से आप लोग अपना काम करेंगे और लगातार मैं आप सभी के साथ तो जुड़ा ही रहूँगा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।